Welcome to RK Education. This is class 2 of Modern History lecture series, and our topic for this class is Major Approaches of Modern History. Before moving further, let me give you an example. भगत सिंह कौन थे? Who was भगत सिंह? तो आपका आंसर इंडिया के कई सारे स्टूडेंट्स के आंसर से मैच कर सकता है. बट इफ़ आई आस्क यू, what would Bhagat Singh do if he would be present in today's time? या कहूँ कि what would you do if you would be in place of Bhagat Singh in that time? तो आप ज़रा सोचेंगे. And this is only known as approach. एक ही इंसिडेंट्स को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. और आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं राइटर्स की डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे. एंड दीज आर द मेजर अप्रोचेस. जो स्टार्टिंग की 4 अप्रोचेस हैं, दीज आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू बिलो 4. कॉलोनियल, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट और सबाल्टर्न कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल. द फर्स्ट अप्रोच इज कॉलोनियल अप्रोच. अब आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आप उस टाइम के कोई ब्रिटिश राइटर हैं, तो आपकी इंडिया के बारे में क्या आइडियोलॉजी होती? यही कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जाकर बहुत अच्छा किया, वहाँ बहुत डेवलपमेंट किया, रेलवे इस्टेब्लिश किया, एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया, राइट, यूनिटी सिखाई, वहाँ के लोगों को सिविलाइजेशन सिखाया, एंड सो ऑन. आपको ब्रिटिशर्स के हर एक्ट में कुछ ना कुछ अच्छा दिखता, और यही है colonial approach. It was highly influenced by colonial ideology. It criticized indigenous society and culture. इंडिया के अपना जो कल्चर है, अपनी जो सोसाइटी है, उसमें उसने बहुत सारी कमियां निकाली, राइट, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, एंड एट द सेम टाइम उसने प्रेज किया वेस्टर्न कल्चर को, राइट. Next point says India viewed as stagnant society. Stagnant means ठहरा हुआ. जैसे एक ठहरा हुआ पानी होता है तो उसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया डेवलप करते हैं, या कहीं इंसेक्ट डेवलप होते हैं, या पानी खराब हो जाता है. तो वैसे ही कोई कंट्री जिसकी ग्रोथ रुक गई हो, डेवलपमेंट रुक गया हो, तो इट इज़ अ वर्स कंडीशन फॉर इट, राइट. तो वो उसके लिए बहुत ख़राब स्थिति है. तो इंडिया को ब्रिटिशर्स ने एक स्टैग्नेंट सोसाइटी, एक बिल्कुल वो सोसाइटी जिसका डेवलपमेंट रुक गया है, वैसा डिपिक्ट किया, और बोला कि इनको गाइडेंस चाहिए, किससे? ब्रिटिशर्स से. और इसी थ्योरी को हमने बोला वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी. ब्रिटिशर्स मानते थे कि उनको गॉड ने भेजा है टू सिविलाइज द पीपल लाइक द इंडियंस, जिनको सिविलाइजेशन नहीं आता है, राइट, और जो इंडियंस को बहुत कुछ सिखा सकते हैं. एंड दिस थ्योरी इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज ब्रिटिश ब्रॉट यूनिटी टू इंडिया. ऑब्वियसली जब ब्रिटिशर्स आए उससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स में इंडिया डिवाइडेड था, तो ब्रिटिशर्स ने उनको यूनाइट किया, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स इतने बड़े इंडिया पे रूल कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में यूनिटी लेके आए, ये मानना था कॉलोनियल अप्रोच के राइटर्स का. नेक्स्ट इज टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस टू अ बिकरिंग सोसाइटी एस्टेब्लिशिंग पैक्स ब्रिटेनिका. इंडिया में पीस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो ब्रिटेन ने ये इंडिया को सिखाया है. दिस वॉज द आइडियोलॉजी. जो इस अप्रोच के मेजर राइटर्स थे वो थे जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट एल्फाइनस्टोन एंड विसेंट स्मिथ. द नेक्स्ट अप्रोच इज नेशनलिस्ट अप्रोच. ऑब्वियसली जिसके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग होगी, जो कंट्रीब्यूट करता है नेशन को, उसी के अंदर ऐसी अप्रोच होगी. नाउ यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ एज एन इंडियन ऑफ दैट टाइम.
तो आपको क्या ब्रिटिशर्स के हर एक्ट में अच्छाई दिखेगी? नो। अगर ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, देन ऑब्वियसली देयर वाज अ रीज़न, अ सेल्फिश रीज़न, कि उनको लोकल पीपल में से ही ऐसे लोग मिल जाएं जो लोअर पोस्ट पे काम कर पाए, राइट? रेलवेज अगर ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया है तो वो इसलिए कि उनकी कनेक्टिविटी ज़्यादा बने, उसका इनडायरेक्ट फ़ायदा इंडियंस को हुआ, राइट? तो इस चीज़ को जो लोग समझे वो रखते थे नेशनलिस्ट अप्रोच, जिनके अंदर नेशनलिज्म की भावना बहुत ज़्यादा थी, देशभक्ति बहुत ज़्यादा थी। वो लोगों को यूनाइट करने में हर तरीका अपनाते थे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, या लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे। फॉर दीज हिस्टोरियंस जो नेशनल मूवमेंट था उसका सीधा मतलब था मूवमेंट ऑफ इंडियन पीपल। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। कॉलोनियल अप्रोच वाले लोगों ने इसको देखा एज सिपॉय म्यूटिनी, मतलब कि जो सोल्जर्स थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, राइट? बट नेशनलिस्ट जो अप्रोच रखते थे उन्होंने देखा कि ये फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है। हेयर द डिफरेंस, राइट? मेनली जो ये अप्रोच है वो डेवलप हुई है आफ्टर 1947, और ये जो हिस्टोरियंस हैं विच आई एम हाईलाइटिंग, ये हैं मेन हिस्टोरियंस which were of nationalist approach of modern India. Let me name them: R.G. Pradhan, A.S.M. Majumdar, Jawaharlal Nehru, Pattabhi Sitaramaiah, C.R.C. Majumdar and Tarachand. तो क्या लेट 19th सेंचुरी में ही नेशनलिस्ट अप्रोच इस्टेब्लिश हुई है? उससे पहले क्या इस अप्रोच की एग्जिस्टेंस नहीं थी? थी, पर बहुत ही कम लेवल पे, या कह सकते हैं बडिंग लेवल पे, ठीक है? दादा भाई नौरोजी, M.G. रानडे, G.P. जोशी, R.C. दत्त, K.T. तेलांग, G.K. गोखले एंड D.E. बाचा, ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले ही इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे क्रिटिसाइज किया है कॉलोनियलिज्म को। मतलब कि धीरे धीरे या कहें थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म इन्होंने दिखाया है, पर उस लेवल का नहीं जो लेट 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिला था। थर्ड इम्पॉर्टेंट अप्रोच इज द मार्क्सिस्ट अप्रोच। इंडिया में ये शुरू हुआ विद द एडवेंट ऑफ टू मेन बुक्स, इंडिया टुडे एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। They were written by Rajni Pamle Dutt and A.R. Desai respectively. जो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है वो 1948 में आई। एंड व्हाट अबाउट इंडिया टुडे? इंडिया टुडे was published in England in 1940 and in India in 1947. मार्क्सिस्ट अप्रोच है क्या? ये बात करता है क्लास की, सोशल स्ट्रगल की, कि सोसाइटी में, मान लो ये एक सोसाइटी है तो इसमें आधे लोग होते हैं जो कि कैपिटलिस्ट होते हैं, या कह सकते हैं रिच पीपल, एफिडेंट पीपल, जो कि इन बचे हुए आधे लोगों में रूल करते हैं, इनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, बेसिकली मास्टर एंड द पीपल। इस अप्रोच को बोलते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच, ठीक है? Now let us move towards subaltern approach. If let us say this is a society, तो इस सोसाइटी में कुछ लोग होंगे अपर क्लास पीपल, राइट, इलाइट पीपल, देन देयर विल बी मिडिल क्लास पीपल्स, है ना, एंड देन एट द एंड देयर विल बी लोअर क्लास पीपल। सबाल्टर्न अप्रोच इन्हीं की बात करता है, द थर्ड वन, that they are the major part, they are the main aspect of nationalism, कि अगर हमें आज़ादी मिली तो उसमें जो ये लोअर क्लास पीपल हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। अकेले जो इलाइट पीपल है या मिडिल क्लास है, दे कांट डू एनीथिंग अनटिल एंड अनलेस इनको थर्ड क्लास का साथ मिले, राइट? जैसे कि इन्होंने बात कर रही है इलाइटिस्ट बायस, मतलब
कि जो एलाइट पीपल हैं, ठीक है, जो अपर क्लास पीपल हैं, मेनली टारगेट उन्होंने किया है आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मोस्टली मेंबर्स थे वो बहुत रिच एंड एफिलेंट पीपल थे ऑफ दैट टाइम, एडवोकेट्स थे, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, राइट। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत बायस बोला है, क्योंकि एक गरीब किसान या एक गरीब इंसान क्या फील कर रहा है, उसका नेशनलिज्म से क्या लेना देना है, क्या या नेशनलिस्ट होने से उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट इज़ 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, राइट। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ऑफ 1942, दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। वाई? उसमें हर एक इंसान ने, हर एक छोटे बड़े इंसान ने अपनी जॉब या वट एवर सर्विस वॉज गिवन टू द ब्रिटिशर्स, दैट वॉज क्विटेड, राइट। तो वहाँ पर एक मास मूवमेंट देखने को मिला था। सो सबल्टर्न अप्रोच इसी को सिग्निफाई करता है, राइट, कि किस तरीके से इलाइटिस्ट बायस होता है, किस तरीके से कास्ट, जेंडर, रिलीजन के बेस पे डिवाइड किया हुआ इंडियन सोसाइटी को और एक एक्सप्लॉयटेटिव नेचर क्रिएट किया गया है, राइट। नेशनलिज्म जो है इग्नोर कर देता है इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन विद सोसाइटी, मतलब कि वैसे तो इंडिया लड़ रहा है फ्रीडम के लिए, इंडिया बोल रहे हैं ना, बट उस इंडियन सोसाइटी के अंदर जो मेनी सब डिविजन्स आर क्रिएटेड, उनका क्या, उनको तो सबने इग्नोर कर दिया। सो दिस इज़ द मेन फीचर कि वो जो लोअर क्लास है उसको भी इंक्लूड करो, उससे भी पूछो, राइट। जब वो इंक्लूड होगा आपके नेशनलिस्ट या नेशनलिज्म स्ट्रगल में, तभी आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी। सो दिस वाज द अप्रोच ऑफ सबाल्टर्न्स, या कहीं रंजीत गुहा ने इसे स्टार्ट किया था। सो इट वाज हिज अप्रोच बेसिकली, राइट। कम्युनलिस्ट अप्रोच, जब रिलीजन के बेसिस पे डिवीजन होने लगे और स्ट्रगल चलने लगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दैट इज़ नोन एज कम्युनलिज्म। स्पेशली हिंदूज एंड मुस्लिम्स के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। हिंदूज और मुस्लिम्स को परमानेंट हॉस्टाइल ग्रुप माना जाता है। हॉस्टाइल मीन्स एक दूसरे से दुश्मनी रखना, राइट। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से ही इस चीज़ को, इस थ्योरी को प्रमोट किया गया और ये एक बाय डिफ़ॉल्ट फीचर की तरह एग्जिस्ट कर गया कि हिंदूज और मुस्लिम्स हमेशा अगेंस्ट रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं और ये आपस में एक साथ यूनिटी से नहीं रह सकते, राइट। नेक्स्ट इज, इसी में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हेट्रेड क्रिएट किया गया, कम्युनलिज्म को यूज़ किया गया एज अ टूल, और एट द एंड इंडिया के दो पार्ट कर दिए गए, राइट। वन वॉज इंडिया इटसेल्फ एंड द अनदर वॉज पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री ही क्रिएट कर दी गई ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हिंदू और मुस्लिम कन्फ्लिक्ट के चलते। तो इस अप्रोच को बोलते हैं कम्युनलिस्ट अप्रोच, जहाँ पर रिलीजन के बेसिस पे डिवीजन हो या एक हॉस्टिलिटी दिखाई हो, मतलब दुश्मनी, ठीक है, और उसी अप्रोच को लेकर आगे बढ़े हों, एंड हेंस एट द एंड द रिजल्ट वॉज पार्टीशन ऑफ इंडिया। ऐसी जो अप्रोच होती है उसको बोलते हैं कम्युनलिस्ट अप्रोच। कैम्ब्रिज स्कूल आइडियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू देम जो असली लड़ाई थी फ्रीडम की, वो ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में नहीं थी, वो इंडियंस की आपस की लड़ाई थी। मींस इंडियंस हैं और आपस में ही पावर के लिए लड़ रहे हैं। जो नेशनलिज्म आपको देखने को मिला वो पावर से इंस्पायर होके मिला। जो जितनी ज़्यादा पावर का लालच जिसको दिखाया वो उतना ही बड़ा नेशनलिस्ट बन गया। For this, they have defined it as कि fundamental contradiction under colonial rule was not between the imperialism and Indian people, but among the Indians themselves. Right? वहीं हम बात करते हैं तो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स की, तो वो इंस्पायर्ड थे स्पेशली एक चीज़ से, वो थी पावर। नाउ दिस इज़ अ लेस इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजी, लिबरल एंड न्यू लिबरल, ठीक है। बट
हर चीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है. वी कैनॉट मिस आउट एनी पॉइंट. दैट्स वाई we'll discuss this also. Patrick O'Brien and Hopkins and Kane. ये जो मेन प्रोपोनेंट हैं लिबरल एंड न्यू लिबरल इंटरप्रिटेशन के, वी नीड टू नो इट. नाउ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉलोनीज वॉज नॉट बेनिफिशियल फॉर ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स के लिए जो एक्सप्लॉयटेशन था ना इकोनॉमी का इन द कॉलोनीज, वो बेनिफिशियल नहीं था. इनका मानना है कि जो भी इंग्लैंड में और ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता था, और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बन सकती थी, वो नहीं बनी. इंस्टेड इनका ध्यान इंग्लैंड को छोड़ के बाहर कंट्रीज़ में अपनी कॉलोनीज़ में इंडस्ट्रीज़ बनाना, वहाँ डेवलपमेंट करना, उसमें रहा. इसीलिए इसका इंग्लैंड में अपना जो मार्केट था, अपनी जो डेवलपमेंट थी, वो डिले हो गई. सो दिस वाज द थिंकिंग और आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल एंड न्यू लिबरल इंटरप्रिटेशन. Feminist historiography. We can see two famous books, The High Caste Hindu Women by Pandit Rambai and Mother India by Catherine Mayo. They reflect this kind of historiography. They focus on the areas of research that analyze colonial structures such as legal structures which affected the women's life. At that time when the struggle was going on, what was the condition of women? एक फीमेल का वोटिंग राइट्स में क्या रोल था, एजुकेशन में क्या रोल था, राइटिंग में क्या रोल था, स्ट्रगल में क्या रोल था. एवरीथिंग वॉज वॉच्ड, observed and explained by feminist historiographers. Hope this lecture series is helpful for you. Thank you for attending. See you in the next lecture.